आपकी निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। अल्लाहु अकबर। या रब्बी, मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। आजादी बातों से, सुलह से और भीख से नहीं, खून से मिलती है। मशरिक में मंगोल, मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। आसमान की तरह मेरी चमकती तलवार खून में तर हुए बगैर में आने नहीं जाएगा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। वो दिन जब मैं खाक हो जाऊं, मेरा खेमा, मेरा थका हुआ घोड़ा और मेरी इंसाफ की तलवार बाकी रहे। हम ये नहीं भूलते कि हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। हम तो यहां तक भी जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हमारी मंजिल गिज़ल अलमा है, एलाए कलमतुल्लाह के लिए कि हम इन सरजमीनों को अपना घर बना सके, और हम ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर कोई इसी कश्मकश में मुब्तला है कि सीजन 5 की पहली एपिसोड कब रिलीज की जाएगी। और जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जा रहा है, फैंस का कुल्लूस उस्मान सीरीज के लिए इंतजार भी खत्म होता जा रहा है। सब लोग मुझसे भी यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीजन 5 कब रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे और इसके अलावा बहुत सी कुल्लूस उस्मान सीजन 5 के मुतालिक बातें आपको बताएंगे कि आजकल सीजन 5 के बारे में क्या खबरें चल रही हैं, और आपको शहनशाह के मुतालिक भी कुछ अहम इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सीजन 4 के आखिर में हमने देखा था कि शहनशाह ने फैसला कर लिया था कि मैं उस्मान से सगोत और सारी जमीनें वापस ले लूंगा। तो दोस्तों, कुल्लूस उस्मान के सीजन 4 में तो शहनशाह तकरीबन उस्मान साहब का दोस्त ही बना हुआ था। लेकिन क्या हमें सीजन 5 में उस्मान साहब और शहनशाह के दरमियान एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी? इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा हम गवर्नर वालेंस के बारे में बात करेंगे। क्या सीजन 5 में उस्मान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्सा का गवर्नर वालेंस ही होगा, या फिर और कुछ नए दुश्मनों और नए किरदारों को उस्मान साहब के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा? इसके अलावा हम इस वीडियो में मंगोलों के बारे में भी बात करेंगे। क्या सीजन 5 में मंगोल सामने आएंगे और उस्मान साहब की क्या मंगोलों से इस सीजन में लड़ाई जारी रहेगी? और दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं मंगोलों के बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि नया मंगोली हुक्मरान सीजन 5 में कौन होगा। दोस्तों, मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि इस सीरीज में आखिरी सबसे ताकतवर मंगोल कमांडर नाइमान ही था, और इसके अलावा जो भी मंगोल कमांडर आएंगे वो ज्यादातर खद्दार किस्म के होंगे, क्योंकि सीजन 4 का ये वो दौर था जहाँ से मंगोल जवाल प्रस्त होना शुरू हो गए थे। और जैसा कि हमने सीजन 4 के आखिर में देखा था कि मंगोल जवाल प्रस्त होना शुरू हो गए थे। इनकी जवाल प्रस्ती का सबब ये है कि मंगोलों के तख्त पर आने वाला खान एक नालायक और नाअहल इंसान था। उसके अलावा मंगोल बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे थे, और अब सीजन 5 में ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होंगी जो कि एनातोलिया या फिर तुर्की के लिए फायदा मंद होंगी। दोस्तों, अगर तारीख के मुताबिक बात करें तो उरहान गाजी वो ऐसे ही शख्स थे जिसने अलकायतु यानी कि मंगोलों के रहनुमा को पकड़ा और उसे खत्म कर दिया, और उसके बाद तो जैसे मंगोल बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब हमने देखना ये है
कि क्या तारीख भी हिस्ट्री के मुताबिक ही चलेगी या फिर इसमें थोड़ा एक्शन और फिक्शन डालकर तारीख को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा। उसके बाद बात करते हैं बाला खातून के बेटे अलाउद्दीन के मुतालिक। दोस्तों हम सीजन 5 में देखेंगे कि अलाउद्दीन के किरदार को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं मिहाइल कोसिस के बारे में। आप जानते हैं कि उस्मान साहब ने सीजन 3 में मिहाइल कोसिस को बोर्सा भेजा था ताकि वो वहां जाकर उस्मान साहब के लिए जासूसी कर सकें, लेकिन उसके बाद मिहाइल कोसिस की एंट्री होनी थी। तमाम लोग पूरे सीजन 4 में मिहाइल कोसिस का इंतजार करते रहे। सब लोग यही कह रहे थे कि मिहाइल कोसिस को सीजन 4 के शुरू में दिखाया जाएगा, लेकिन वो ना आ सके और सीजन 5 में भी इनके इम्कानात बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि तुर्गु साहब के साथ भी ऐसा ही मामला किया गया हो और अदब अली साहब के साथ भी। जिस तरह मिहाइल कोसिस को एक फर्ज पर भेजकर कुल्लूस उस्मान की सीरीज से उनका ताल्लुक खत्म कर दिया गया था, क्या ये मुमकिन है कि तुर्गु साहब को भी अपने एक फर्ज पर भेजकर सीजन 5 से उनका पत्ता काट दिया जाए? लेकिन इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं। हमारी खबर के मुताबिक हम सीजन 5 में तुर्गु साहब को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों अगर तारीख की बात की जाए, जो जंग हमने सीजन 4 के आखिर में देखी थी, इस जंग में उस्मान साहब के साथ मिहाइल कोसिस भी शामिल थे, लेकिन बुज़दाक की टीम ने इस जंग में भी मिहाइल कोसिस को शामिल नहीं किया। इसलिए हम आपको बताते चलें कि सीजन 5 में भी बहुत कम इम्कानात हैं कि मिहाइल कोसिस को सीजन 5 में शामिल किया जाए। हाँ, अलबत्ता उनका किरदार चेंज किया जा सकता है। दोस्तों ये बात यहाँ तक भी पहुँच गई है कि सीजन 4 में तो मिहाइल कोसिस का जिक्र भी नहीं किया गया। अगर तारीख के मुताबिक बात की जाए तो इस टाइम जो कुल्लूस उस्मान की तारीख चल रही है, उसमें उस्मान साहब के बेहतरीन साथी आकचा कोजा, तुर्गु तल्ब, हसन अल्प, आकजा कोजा और कोहिनूर का किरदार बहुत ही अहम था। उन्होंने उस्मान साहब का हर वक्त साथ दिया और बहुत सी जगहों को फतह करने में उस्मान साहब के साथ ही थे। लेकिन इनमें से आधे किरदार तो अभी मौजूद हैं, लेकिन आधे किरदार अभी तक हमें नहीं नजर आए। लेकिन हो सकता है कि हम सीजन 5 में आकचा कोजा और हसन पाशा को देख पाएं। अगर सीजन 5 में आकचा कोजा और हसन पाशा का किरदार ऐड किया जाता है तो हम मिहाइल कोसिस को भी सीजन 5 में जरूर देख पाएंगे। लेकिन उसके बाद हम मिहाइल कोसिस के बारे में एक अहम बात आपको बताते चलते हैं। पिछले सीजन में जिस किरदार ने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था, यानी कि जिस एक्टर ने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था, वो आपको दोबारा कुल्लूस उस्मान सीरीज में नहीं नजर आएंगे। मुमकिन है कि उनका किरदार चेंज कर दिया जाए, यानी कि कोई और अदाकार उनकी जगह ये किरदार अदा करे, क्योंकि पिछले अदाकार जिन्होंने मिहाइल कोसिस का किरदार अदा किया था वो किसी और सीरीज में काम कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। इसलिए बुज़दाक साहब जो कुछ भी कर लें वो उनको सीरीज में वापस नहीं ले आ सकते। हाँ, अलबत्ता मिहाइल कोसिस का किरदार लेकर आ सकते हैं, वो भी किसी और अदाकार के साथ। तो चलो दोस्तों अब इसी पर बात करते हैं कि सीजन 5 में कौन कौन से किरदारों को तब्दील कर दिया जाएगा। हमारी खबर के मुताबिक सबसे पहले उरहान गाजी का नाम है। अलाउद्दीन और मालून खातून भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि मालून खातून ने भी सीरीज को खैरबाद कर दिया है और सीरीज से अलहदगी का फैसला कर लिया है। हमारी खबर के मुताबिक मिहाइल कोसिस और कोहिनूर अल्प का भी किरदार चेंज कर दिया जाएगा। ये तमाम किरदार जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इन तमाम किरदारों को सीजन 5 में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि इनकी जगह कोई और अदाकार ले लेंगे। दोस्तों चलो अब बात करते हैं कि कुल्लूस उस्मान सीजन 5 में उस्मान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन किसको दिखाया जाएगा। यकीनन शहनशाह भी सामने आएगा, क्योंकि उस्मान साहब अब कबीले के सरदार नहीं बल्कि एक रियासत बन चुके हैं। अब शहनशाह खुलकर उस्मान साहब के सामने आएगा। उसके बाद और भी दूसरे सरदारान होंगे जिनको हमने सीजन 4 के आखिर में देखा था। कुछ सरदार तो उस्मान साहब की हिमायत करेंगे और कुछ सरदार उस्मान साहब के खिलाफ जाएंगे। उसके बाद हम बोरसा के गवर्नर की बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं कमांडर मोजालोन की बात कर रहा हूँ। टेकफूर वायलेंस जो हमें सीजन 4 में भी देखने को मिलेंगे। ये एक नए रूप में कमांडर मोजालोन के रूप में सामने आएंगे और उस्मान साहब से कड़ी जंग करेंगे। दोस्तों हमने पिछले सीजन में देखा था कि टेकफूर वायलेंस भागने में कामयाब रहा था। इसका मतलब यही है कि उसकी एंट्री सीजन 5 में भी जरूर होगी। अब सीजन 5 में वालेंस मजीद और फौज के साथ और मजीद ताकत के साथ उस्मान साहब के सामने आएगा। हमने देखा था कि सीजन 4 के लास्ट में टेकफूर वालेंस ने पोप से मदद मांगी थी और उससे एक बड़ी फौज का मुतालबा किया था, लेकिन अब उस्मान साहब भी उस्मान सरदार नहीं रहे।
अब वो एक रियासत बना चुके हैं और उनका रुतबा बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब वो आजाद है और किसी के सामने झुकेंगे नहीं और ना ही किसी को जजिया देंगे और ना ही किसी के मातहत हैं। अब उस्मान साहब का सामना करना भी आसान नहीं होगा। हमने सीजन 4 के लास्ट में देखा कि उस्मान साहब ने बुरहान, यरकुताई और कोहिनूर को अलग अलग किले दे दिए थे, यानी कि वो भी अब बहुत ही पावरफुल इंसान बन चुके हैं। अब वो सिपाही या आलप नहीं रहे बल्कि वो बे बन चुके हैं। सीजन 5 में हम उनको बे के नाम से पुकारते हुए देखेंगे। उन सब की अलग अलग फौज होगी। इस तरह उस्मान साहब की फौज में भी इजाफा हो जाएगा और सीजन 4 की तरह हमें छोटे छोटे ग्रुपों में जंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमें बड़ी एक फौज की तरह जंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा वो कबाइल जो पहले उस्मान साहब पर भरोसा नहीं करते थे, आजादी के बाद वो भी उस्मान साहब के साथ शामिल हो गए हैं। इस तरह उस्मान साहब की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो गया है। दोस्तों, अगर बात करें अब शहनशाह के मुतालिक, तो शहनशाह ने सीजन 4 के आखिर में कहा था कि मैं उस्मान से अनागोल और उसकी सारी जमीनें वापस ले लूंगा। लेकिन जब शहनशाह तक ये खबर पहुंचेगी कि उस्मान साहब ने अपनी एक अलग रियासत बना ली है, तो हमारी खबर के मुताबिक शहनशाह अपने कदम थोड़े पीछे हटा लेगा, लेकिन गवर्नर तैकफूर वालेंस को आगे करेगा। दोस्तों, तारीख में भी ऐसा ही है। उरहान गाजी की तीसरी बीवी एक बाज़ंतीनी शहनशाह की बेटी थी, यानी कि उन्होंने उस्मानी से इत्तेहाद और सुलह करने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता उरहान गाजी से कर दिया था और इनसे उरहान गाजी को एक औलाद भी हुई थी। और दोस्तों, ऐसा भी मुमकिन है कि उस्मान साहब और शहनशाह के दरमियान हमें सीजन 5 में बड़ी जंग देखने को मिले और शहनशाह की हार के बाद शहनशाह उस्मान साहब से इत्तेहाद कर ले। उसके अलावा दोस्तों, गुंदूज बे के छोटे बेटे गुंदुकतो बे की भी एंट्री सीजन 5 में करवाई जाएगी। तारीख में दोस्तों इस तरह आता है कि गुंदुकतो बे यानी कि गुंदूज साहब के दूसरे बेटे की शहादत तिम्बोस की जंग में हुई थी, जो कि बाज़ंतीनियों और उस्मानियों के दरमियान हुई थी। इस जंग में बोरसा फतह कर लिया गया था। दोस्तों, अगर तो सीजन 5 में बोरसा फतह कर लिया जाता है तो गुंदुकतो बे की वापसी होगी, नहीं तो हम गुंदुकतो बे को सीजन 6 में देखेंगे और बोरसा की फतह भी हम सीजन 6 में ही देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स और सीजन 5 की तमाम लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स बआसानी आप तक पहुंच सकें। आपको मिलते रहेंगे कुल्लूस उस्मान सीजन 5 की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पुराने तुर्गुत यानी के अर्तुगरुल गाज़ी वाले तुर्गुत अल्ब की सीजन 5 में वापसी होने के कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या बुज़दाक साहब वाकई ऐसा करने वाले हैं और आखिर ये खबर कहां से मिली है और इस खबर में कितनी सदाकत है, इसके बारे में भी हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जैसे हर यूट्यूबर कहता है उस तरह हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर पर मेरे लिए। मैं तुर्गुत अल्ब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये खुशखबरी हमें अरब मीडिया की तरफ से मिली है। यह खबर हमें मिल रही है कि बुज़दाक साहब ने उनसे मुलाकात की है। तो दोस्तों, सबसे पहले उस्मान गाजी और तुर्गुत अल्ब की तारीख पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि उस वक्त तुर्गुत अल्ब की उम्र 110 साल थी और कुछ का ये कहना है कि उस्मान साहब के इस दौर में यानी कि सन 1300 से लेकर 1319 तक जब बोरसा फतह हुआ तो तुर्गुत अल्ब की उम्र 125 साल थी और कुछ का कहना है कि 110 साल थी और कुछ का ये कहना है कि बस 100 साल से थोड़ी सी ज्यादा उम्र थी। अगर हम इस बात से अंदाजा लगाएं तो फिर भी मुमकिन है कि तुर्गुत अल्ब यानी कि अर्तुगरुल गाज़ी वाले तुर्गुत की कुल्लुस उस्मान सीजन 5 में एंट्री हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी तक बोरसा फतह नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि कुल्लुस उस्मान का सीरीज जो जिस तारीख में चल रहा है उसमें अगर तारीख में नजर दोहराएं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम हमेशा ही आपके लिए सबक अमेज और अच्छी कहानियाँ लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में एक कोटे पर रोनुमा होने वाली हैरत अंगेज वाकया के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक आदमी सुना रहा है और वो कहता है, मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल आज 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और गड़कती थी तो जैसे सब तमाशाई मदहोश हो जाते थे। रोजाना इसको नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी होती जाती और मैंने फिर एक दिन फैसला कर लिया
कि मैं इससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में भी वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामला तय करने थे। मुझे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा और वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। जब मैं दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका इसको तत्कार रही थी और आखिर में गुस्से में बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहाँ से बुड़बुड़ाती हुई चली गई। बुलबुल को पैसों की अशद जरूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उससे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसू से तर और बर्फ की मानंद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज में बोली, मेरी माँ मर गई है। मैंने पूछा क्या, कौन मर गया है? जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से तो जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। उसके बाद मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा कि ये तुम भला क्या कह रही हो? उसने बोला मेरे पास तो उसके कफन दफन के पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। वो मुझसे कह रही थी कि आजकल बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते ही नहीं। वो कह रही थी कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और मैंने बोला मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। पहले तो वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टैक्सलाई से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, मैं कई बार वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोश रही और रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। वो छोटा सा एक कमरे का घर था। सेन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गंदे से कंबल में लिपटी पड़ी थी। सेन में बुलबुल की पीली रोशनी वहाँ बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अय्या कर रही थी और चारपाई के पास दो और बूढ़ी औरतें भी बैठी थी। एक ही गोद में 7-8 साल का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी और जैसे बुलबुल घर में दाखिल हुई तो उन बूढ़ी औरतों ने उस बच्चे को बुलबुल को सौंप दिया और देर आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहाँ से रुखसत हो गयी। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ चली गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा था? ये एक नया इंकिशाफ था कि बुलबुल तो शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई और मुझसे कहती, सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बैठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उसी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ और आगे क्या करूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिलाखिर मैंने उससे ये पूछ ही लिया। वो चुप रही, शायद वो बताना नहीं चाह रही थी। फिर उसने बताया कि मेरा नाम अफशा है। मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से बताया। मैंने उससे कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी माँ वफात पा गई है, लेकिन वो खामोश रही। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बाप या कोई भाई है, लेकिन फिर दोबारा से उसने खामोशी से नहीं में सर हिला दिया। और फिर मैंने पूछा कि ये बच्चा तुम्हारा है? और फिर मैंने पूछा कि ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी में हाँ में सर हिला दिया।
मैंने उससे पूछा तुम्हारा शोहर कहाँ है। चंद लम्हों बाद वो बोली छोड़ गया। फिर मैंने उससे पूछा तुम हीरा मंडी में कैसे पहुँच गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था। एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना भी, जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे के मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और इसीलिए मोहल्ले में मेरा एक भरम कायम है। सेठ जी ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालत के छातों में मजबूर होकर इन कोटों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से जो सबके सामने अपना जिस्म अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो धंसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी ना करदा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला कल अपनी माँ को तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। मैंने उसको चुप मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या हुआ है, तो बुलबुल मुझसे बोली सेठ जी मुझे इन रुपयों के बदले में क्या करना होगा। वो डरते डरते मुझसे ये सवाल पूछ रही थी। शायद वो ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की रखेल बनाकर रहना पड़ेगा, कब तक उसको इस सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहस मुआशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसके भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहाँ से उठकर मैं आज आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोटे पर मुजरा करने भी नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने मैं तुम्हें मनी ऑर्डर दे दिया करूँगा। तुमने करना बस ये है कि जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके, और जो रकम मैं भिजवाऊंगा वो तुम पर कर्ज है। और फिर जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी कि उस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी वो इससे ऐसी बातें कर रहा है। फिर वो बेआवाज रो पड़ी और मुझसे वहाँ पर रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और उसको अपना किया गया वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा, लेकिन जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मेरे अंदर दफन उस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शिफ्तानी हवस के नतीजे दबा कर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया अफशा। इस वाक़े के बाद मैं तमाम बुरे कामों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में बोझ लिया हाजिर हुआ। हर रोज मैं उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करता, उससे माफी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भिजवा देता। कई दफा दिल किया कि मैं इस मसीहा को मिल कर आऊँ जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपने शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील हो गए, मगर मैं अफशा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह ही बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा या नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन
जब मैं अपने घर में मौजूद था तो एक मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक नौजवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। मैंने मुलाजिम से पूछा कि वो लोग कौन है। मुलाजिम बोला, मालूम नहीं साहब जी, पहली बार मैंने उनको देखा है। मुलाजिम ने मुद्दबाना लहजे में जवाब दिया। मैंने उससे कहा, अच्छा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं सोचता रहा कि कौन हो सकता है। यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफेद बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा सा हैंडसम नौजवान खड़ा था। उस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया DSP अहमद था। तो उस औरत ने कहा, सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद है। जो उसने अफशा का नाम लिया, मेरे ज़हन में उसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि ये वही अफशा थी। उसने बोला, सेठ जी क्या आपने मुझे पहचान लिया है? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी के दलदल में गिरते गिरते बाहर निकली और यही है जिन्होंने तुम्हें पढ़ा कर यहाँ इस मकाम पर लाने का जरिया बने हैं। वो बोला, मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की जिंदगी में मसीहा बन कर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये अहमद ने बड़ी मशकूर नजरों से देखते हुए बड़ी आजिज़ी से बोला। मैंने उसे कहा, ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज इसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। अफशा सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा है। आपके दिए पैसों का इमानत के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था ये एक कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर बोली, सेठ जी, आज वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे मेरा बेटा वो जरूर उतार देगा और आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकार मत कीजिएगा। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नजरों से देख रहा था। आखिर इसने वो कर ही दिखाया जो कौलो करार को निभाना एक अच्छे किरदार की हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो, ये मैंने उससे कहा। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बज़िद थी और मुझे उसके सामने हाँ माननी पड़ी। और वो तमाम पैसे जो मैं उसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था उसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर वहाँ आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, इरम, मैंने तुम्हें किससे मिलवाना है, मेरे साथ चलो। शाम को ये बात मैंने अपनी बेगम से कही। मेरी बेगम ने कहा, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे, लेकिन वो लोग कौन हैं और हमें किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालात की तो वो छाड़ ही कर दी। मैंने अपनी बेगम से कहा कि मैंने अपनी रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम उनसे मिल लो। अगर तुम्हें पसंद आ जाए फिर इसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उससे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशा के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। मैंने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को भला इससे क्या एतराज हो सकता था, वो तो फूले से नहीं समा रही थी। और जो मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुक जो एक तवाइफ और एक तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, उसका इख्तिताम एक निहायत मुहज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का एक मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से इसको ऐसा सबक सिखा देती है, तो कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे राह पर ले आती है और इंसान सारी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारने को फख्र महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरे मुंह बोली बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का शोहर है।
और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फख्र है। तो दोस्तों ये आज की आप बीती कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं इस तरह की सबक आमेज अगली कहानी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।